रहेंगे, मूवमेंट करने की टेंडेंसी नहीं शो कर रहे होंगे, ऐसे कंपाउंड को भी अपन क्या बोलते हैं, सॉलिड्स बोलते हैं, है ना। तो जब भी इस पूरे चैप्टर में ना हम सॉलिड्स की बात इन्हीं दोनों पॉइंट के बेसिस पे करने वाले हैं ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, या कहीं कहीं पे इसी को थर्मल एनर्जी के टर्म्स में भी अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है ना सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट को मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। जितने भी सॉलिड सब्सटेंस है ना, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही हम ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं। एंड सेकेंड होता है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड के लिए ना अपन टर्म क्या यूज करेंगे, स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड की बात करते हैं। अब इन दोनों का जो अरेंजमेंट रहता है ना, क्या डिफरेंस है ना, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में। लॉजिक हमें यही समझना है, इन्हीं स्ट्रक्चर के बेसिस पे अपन इन दोनों को क्लासिफाई करते हैं, है ना, या डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब भी अपन कहीं पे भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे ना, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में ना डेफिनेट क्रिस्टल का स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे एक कैटायन एक एनायन, एक रेगुलर अरेंजमेंट रहता है। बट अगर हम इरेगुलर एमॉर्फस की बात करें, तो एमॉर्फस सॉलिड के केस में ना ये जो शेप है ना वो इरेगुलर हो जाता है। इरेगुलर का मीनिंग ये है कि जैसे मान लो कि आपने ये पार्ट तो रिपीट कर रहे थे, है ना, और यहाँ पे जो भी पार्ट थे ना पॉजिटिव निगेटिव के साथ कंबाइन हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंडेड है। यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे जहाँ पे सेम टाइप के आयंस ना या सेम टाइप के चार्ज ना आपस में इंटरेक्ट करते हुए दिख रहे होंगे, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो फोर्स है ना वो सबसे वीक है, रिपल्सन फोर्स लग रहा होगा। ये वाला स्ट्रॉन्गर है, अट्रैक्शन फोर्स। इन वाले पार्ट्स में भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, बट एट दिस पॉइंट यहाँ पे रिपल्सन फोर्स वर्क करेगा, है ना। तो आप ये बोलोगे कि अगर कंपाउंड में कहीं पे इरेगुलर शेप दिख जाए, तो इरेगुलर शेप के रीजन से जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम अमॉर्फस सॉलिड बोल देते हैं। अब क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में और अदर डिफरेंस अगर देखा जाए, तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड रहते हैं ना वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर के रहते हैं, है ना। अब कहीं पे भी अब क्रिस्टल की अगर बात करेंगे ना, तो हर जगह हमें क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट दिखता है। बट अगर हम एमॉर्फस की बात करें ना, तो एमॉर्फस के केस में ना हमें ऑर्डर्ड रीअरेंजमेंट नहीं दिखेगा, है ना। शॉर्ट रेंज में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट देखा, बट लॉन्ग रेंज की अपन बात करेंगे ना, तो हमें यहाँ पे इरेगुलर पैटर्न देखना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ बेसिक्स पॉइंट है जो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करवा रहा हूँ, है ना, कि अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर रहा तो क्रिस्टलाइन है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है तो अमॉर्फस होगा, ठीक है। अब सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटर है विद रिस्पेक्ट टू अमॉर्फस। तो जितने भी सॉलिड होते हैं ना उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है ना। जो भी आयनिक सॉलिड आप डिफरेंट केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े थे, तो हर जगह क्या रहता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स रहेगा। बट अगर एमॉर्फस की बात करें, तो एमॉर्फस सॉलिड में ना अलग अलग एक ही पार्टिकल्स के अलग अलग सैंपल का मेल्टिंग पॉइंट डिफर कर सकता है ड्यू टू इट्स अरेंजमेंट फिनोमेना, है ना। तो अगर कहीं पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट दिख रहा तो हम क्या बोलेंगे, भाई वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर वेरिएबल मेल्टिंग पॉइंट्स दिख रहा है, रेंज दिखा आपको कहीं पे, है ना, तो रेंज वाले फंडे को हम क्या बोल देते हैं, वो एमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। इसी मेल्टिंग पॉइंट के फंडे से रिलेटेड एक और टर्म अपन डिस्कस करते हैं, फ्यूजन, है ना। तो फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, जब हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो अपन ने क्या दिखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का फ्यूजन जो है ना मेल्टिंग पॉइंट शार्प रहता है ना। दैट मींस फ्यूजन टेम्परेचर या फ्यूजन इंथैल्पी जो रहेगा ना वो फिक्स रहने वाला है। बट अगर अमॉर्फस की बात करें ना, तो अमॉर्फस के केस में डेल्टा एच फ्यूजन या फ्यूजन इंथैल्पी जो होगा वो वेरिएबल रहने वाला है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है क्या? ऑनलाइन बच्चे यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आपका? ऑनलाइन बच्चे यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है इस पर? नहीं है। अब अगर हम सॉलिड किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप कहीं से भी कट करते हो, है ना, क्लीवेज का मतलब होता है कट करना। जैसे मान लो कि मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ या यहाँ से कट कर रहा हूँ, तो हमें क्या दिखेगा, एक फिक्स पैटर्न मिलने वाला, पॉजिटिव निगेटिव का ही फंडा था, है ना। तो जब भी अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कहीं से भी कट करते हैं, तो ड्यू टू ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इसका जो क्लीवेज होगा ना वो स्मूथ रहता है या रेगुलर क्लीवेज बोलते हैं। बट यहाँ पे इरेगुलरिटी दिख रहा था अपने को, है ना। तो ड्यू टू इरेगुलर क्लीवेज हम क्या बोलेंगे, इसका जो क्लीवेज रहेगा ना वो जिग जैग पैटर्न का रहता है। जैसे आप रबर वगैरह को कट करोगे तो क्या दिखता है आपको, जिग जैग पैटर्न दिखने लगता है ना। अगर कोई मेटल को कट करेंगे तो स्मूथ स्मूथ रहेगा, है ना। मेटल क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं।
अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले जेईई मेंस में जब ये सिलेबस में था देन इससे क्वेश्चन पूछ लेता था कि कौन सा कंपाउंड एनाइसोट्रॉपिक है, कौन सा कंपाउंड आइसोट्रॉपिक है। तो इन दोनों टर्म का मीनिंग समझना अपने को कि एनाइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है और आइसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है। तो आइसोट्रॉपिक का मीनिंग ये है कि अगर किसी कंपाउंड का प्रॉपर्टीज है ना इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन सेम रहे ना, तो ऐसे कंपाउंड को हम आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। और जहां पे सेम नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एनाइसोट्रॉपिक बोलेंगे, है ना। क्या बोलते हैं भाई, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। अब ये जो प्रॉपर्टीज रहता है ना, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की अपन बात करते हैं, है ना, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या सम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। तो मैंने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर फिर से उसी स्ट्रक्चर को कॉपी पेस्ट यहाँ पे किया है, देखना। ये है अपना क्रिस्टलाइन और ये रहा अपना एमोर्फस। तो अगर मान लो मैं इस डायरेक्शन में ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, ये नेचर ऑफ सब्सटेंस की बेसिस पे डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, कैटाइनिक सेगमेंट दिख रहा होगा, है ना, हर जगह कैटाइन कैटाइन दिख रहे हैं। और इधर आप मूव करोगे ना तो एक कैटाइन और एनाइन का अरेंजमेंट है। तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ना यहाँ पे डिफरेंट होने वाला है ना। बट अगर हम इसकी अगर बात करें, है ना, तो इसमें अगर आप एक शॉर्ट रेंज था, मैंने क्या बताया था, ये शॉर्ट रेंज होता है ना। तो शॉर्ट रेंज में थोड़ा सा ये डिफर दिख रहा है, बट आगे जाओगे तो पॉजिटिव 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 रिपीट होने लगेगा। इसमें भी देखिएगा, यहाँ पे क्या था, सेम टाइप थे, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, बट आगे मूव करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट स्टार्ट हो गया बंदा, है ना। तो इस लॉजिक के रीजन से हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन जनरली ये पूछ लेता है कि भाई क्रिस्टलाइन और एमोर्फस में किसका नेचर आइसोट्रॉपिक होगा, किसका नेचर एनाइसोट्रॉपिक है। तो जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं ये एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, सॉरी आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेंगे ना वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है क्या, इस पॉइंट में किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है क्या, एक बार कंफर्म करिए। एक्सप्लेन कर दीजिए। डायग्राम से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ भाई। क्रिस्टलाइन में जब आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो ना, तो आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, है ना। और यहाँ पे अगर मूव करोगे तो पॉजिटिव 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 दिख रहा होगा। तो पॉजिटिव आयंस के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, ये वेरी कर सकता है। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव निगेटिव था, है ना। तो जब भी आयन बनाते हैं अपन, तो सॉलिड का जो कैटाइन रहता है उसका साइज स्मॉलर होगा, एनायन का साइज लार्जर रहेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट का प्रॉपर्टी था, है ना। वो लाइट के पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड करता है ना। साइज अगर ज्यादा रहा तो हो सकता है रिफ्रैक्शन ज्यादा हो, रिफ्लेक्शन ज्यादा हो, उसके अकॉर्डिंग टू। तो जहां पे ये वाला पैटर्न देखेंगे ना, तो इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कुछ और आने वाला अपना। यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कुछ और आने वाला। क्लियर है भैया, ये कंफ्यूजन? हाँ सर। अब एक क्वार्ज ग्लास है, क्वार्ज है, वही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता था पहले। अभी अगर एडवांस में आता है क्वेश्चन, अगर थोड़ा कंफ्यूज करना रहे मोर देन वन करेक्ट में, तो पूछ सकता है आपसे। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो एग्जांपल होते हैं ना भाई, वो मेटल्स जितने भी हैं ना, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। आयनिक कंपाउंड जो भी अपन पढ़ते हैं ना, वो सारे आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन इन नेचर है। डायमंड का स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है, और क्वार्ज जो है ना, क्वार्ज इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। बट यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने क्वार्ज ग्लास लिख दिया, है ना। तो क्वार्ज ग्लास और क्वार्ज, इसमें बहुत बार कंफ्यूजन आता है आपको। तो आप ग्लास याद रखना, है ना। जो नॉर्मल ग्लास है उसको अगर ऊपर से आप कहीं से गिरा देते हो जमीन पे, तो वो क्या होता है, ब्रेक कर जाता है ना, उन सारे स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो रहा है ना। तो क्वार्ज ग्लास इज अमॉर्फस इन नेचर, है ना। बट अगर ओनली क्वार्ज की बात करेंगे तो क्वार्ज इज क्रिस्टलाइन इन नेचर। अब ये दोनों जो बनते हैं ना, क्वार्ज या फिर क्वार्ज ग्लास, इन दोनों का जो प्रिंसिपल मटेरियल था वो सिलिका ही होता है, SiO2, है ना। दोनों में ही SiO2 है। तो अगर SiO2 का रेगुलर पैटर्न में अगर हम कहीं पे कूलिंग करते हैं ना, तो क्वार्ज बनता है ना। और इसका अगर इरेगुलर पैटर्न में कूलिंग करेंगे तो क्वार्ज ग्लास रहेगा। तो एक जो अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनाता है वो ये बनाएगा, पूछ लेगा भाई क्वार्ज का नेचर क्या है, क्वार्ज इज क्रिस्टलाइन। बट क्वार्ज ग्लास अगर बोल दे तो क्वार्ज ग्लास इज अमॉर्फस। दोनों का प्रिंसिपल मटेरियल SiO2 है ना। क्वार्ज में रेगुलर अरेंजमेंट दिखता है, इसमें इरेगुलर अमॉर्फस वाला है। तो कंफ्यूजन यहाँ पे थोड़ा रिवाइज करा देते हैं भाई। अभी जस्ट स्टार्ट किया मैंने, यहाँ पे देखना सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में मेनली हम स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, है ना।
अब सॉलिड को कैसे आप डिफाइन करते हो कि भाई जहां पे पार्टिकल्स लिखना है तो लिख भी लो, हाँ मत लिखो, घर पे लिख लेना, घर पे कर लेना, अगले क्लास से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सॉलिड को मैंने कैसे डिफाइन किया, एक बार चलो मैं रिवाइज करा देता हूँ 2 मिनट में। तो सॉलिड क्या होते हैं भाई, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन रहे और लो काइनेटिक एनर्जी रहे, इसी को सॉलिड बोलते हैं, यही था ना। अब सॉलिड को 2 पार्ट में हम क्लासीफाई करते हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। नाम याद रखना, कभी कभी एमॉर्फस के लिए स्यूडो सॉलिड भी यूज कर लेता है। क्या यूज कर लेता है? स्यूडो सॉलिड। तो कहीं पे अगर पूछे ना कि स्यूडो सॉलिड क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एमॉर्फस जो होता है उसी को हम स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। इसी को सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सुपर कूल्ड लिक्विड, है ना, ये नाम है इसका। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था? अगर डेफिनेट क्रिस्टल शेप रहे तो उसको क्रिस्टलाइन बोलते हैं, अगर इरेगुलर शेप रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं? एमॉर्फस बोलते हैं, है ना। हर जगह फिक्स पैटर्न में रहे। अब क्रिस्टल हमेशा, सॉलिड क्रिस्टल जो होता है ना, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में रहेगा, मतलब हर जगह कहीं से भी कट करोगे आप, मतलब हर जगह सेम अरेंजमेंट रहेगा। एमॉर्फस में हर जगह अरेंजमेंट सेम नहीं होता, आफ्टर सम टाइम थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिखेगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे सब कुछ आपको सिमिलर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना भाई, सब कुछ सिमिलर। और इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव निगेटिव जा रहा था, आगे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपीट हो रहा है। रबर देखिए, रबर, रबर को खींच दीजिए, हमारे पास रहेगा। ग्लास नीचे गिरा दीजिए, ब्रेक हो जाता है, वो हमारे पास है ना। तो जहाँ पे कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखे ना स्ट्रक्चर में, उसको हमारे पास बोल देंगे। अब भाई जो सॉलिड है ना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा बेटर था, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। एमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट वेरिएबल रहेगा, है ना। ये डिपेंड करता है नेचर पे, एक ही सैंपल अलग अलग आप बनाओगे ना, उसका भी मेल्टिंग पॉइंट डिफर कर जाएगा। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर फिक्स था तो फ्यूजन एंथैल्पी भी क्या होगा? फिक्स रहेगा। इसका फ्यूजन एंथैल्पी वेरी करेगा, है ना। जब भी अपन सॉलिड को कट करते हैं ना, तो कट करने से हमें रेगुलर क्लीवेज मिलता है या स्मूथ क्लीवेज मिलेगा, है ना। एमॉर्फस को कट करोगे तो जिगजैग क्लीवेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स अलग अलग लग रहा था, अट्रैक्शन फोर्स डिफरेंट था। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि एनआइसोट्रॉपिक होता है क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड। 2 ही पॉइंट अभी तक थ्योरेटिकल से याद रखने हैं आपको, थ्योरेटिकल अप्रोच से, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर व्हाइल अमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इस टर्म का मीनिंग क्या होता है आइसोट्रॉपिक का? तो कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, सम फिजिकल प्रॉपर्टी अगर अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंस दिखे ना, उसको बोलते हैं कंपाउंड को एनआइसोट्रॉपिक। और हर जगह अगर प्रॉपर्टी सेम रहे तो क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक। जैसे क्रिस्टल में अपन ये लेके चलते हैं, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था और मैं रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कर रहा हूँ इस डायरेक्शन के अलावा, यहाँ पे पार्टिकल्स क्या दिखे? पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहे हैं पार्टिकल्स, है ना। बट अगर मैं यहाँ पे अगर रेफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करूँ तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव का कॉम्बिनेशन दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई, ये पॉजिटिव और निगेटिव आयंस का साइज तो अलग अलग होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? लाइट का प्रॉपर्टी था, लाइट फेनोमेना, है ना, रिफ्लेक्शन वगैरह से डिपेंड करता है ना। तो साइज अगर अलग अलग है तो डिफर हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंट साइज वाले थे, यहाँ पे सेम साइज वाले थे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे डिफरेंस दिखने वाला। अमॉर्फस जो होते हैं ना, वो शॉर्ट रेंज रहते हैं। क्या रहते हैं भाई? शॉर्ट रेंज। मैंने इसी स्ट्रक्चर को कॉपी कर लिया तो ऐसा दिख रहा होगा, है ना। हम क्या बोलेंगे, थोड़ी देर अरेंजमेंट ऐसा दिखेगा, बट आफ्टर दैट समटाइम्स के बाद या सम डिस्टेंस के बाद इनका अरेंजमेंट जो है ना, वो चेंज होता रहेगा, है ना। देखो यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट आएगा, यहाँ पे ये पैटर्न चेंज होने लगा, है ना। हम क्या बोलेंगे भाई, देखो यहाँ पे निगेटिव 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 था, क्या था? निगेटिव निगेटिव निगेटिव। 1-2 मॉलिक्यूल्स कैसे दिखेंगे? फिर से निगेटिव पॉजिटिव पैटर्न में रहने वाला, है ना। तो यहाँ पे जब भी आप मेजर करोगे ना, ये वाला अरेंजमेंट तो बहुत कम दिखने वाला है अमॉर्फस में, जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। इस लाइन तो होगा नहीं, बहुत कम ही जगह दिखेगा। मेनली आपको क्या दिखेगा? इस टाइप के पैटर्न थोड़ा ज्यादा दिखने को, है ना। तो ड्यू टू दिस लॉजिक अपन ये बोल देते हैं कि जितने भी अमॉर्फस सॉलिड होते हैं ना, उनका नेचर आइसोट्रॉपिक है ना। दूसरा पॉइंट जो याद रखने के लिए बोला, सिर्फ क्वार्ट्ज अगर बोले तो क्वार्ट्ज को क्या बोलोगे अपन? एक क्रिस्टलाइन होता है। क्वार्ट्ज के साथ ग्लास लगा दे तो क्वार्ट्ज ग्लास है अमॉर्फस इन नेचर। क्लियर है? क्वार्ट्ज सिलिका पार्टिकल्स लगा दो, कहीं सॉलिड क्रिस्टल बना देते हैं। क्वार्ट्ज आजकल मिलते हैं ना डेकोरेशन वगैरह पर्पस के लिए जो रखते हैं, वो होता है क्वार्ट्ज। मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे लिख दिया, देखना कि SiO2 मोल्टेन SiO2 का ही रेगुलर अरेंजमेंट कहीं दिखे ना, तो इसको क्वार्ज बोल देते हैं अपन। और अगर इरेगुलर अरेंजमेंट कहीं पे दिखता है तो इसको हम क्वार्ज ग्लास बोल देते हैं। एक क्रिस्टलाइन है, दूसरा
एमोर्फस। रेगुलर वाले को क्रिस्टलाइन बोलेंगे और जहां रेगुलर नहीं दिखा उसको एमोर्फस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगेगा, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने टाइप के थे, दो ही टाइप के रहते हैं, इंटर एटॉमिक या फिर इंटर मॉलिक्यूलर, यही थे ना भाई। तो अगर आयनिक सॉलिड कहीं पे दिख रहा है तो आयनिक सॉलिड में कैसा बॉन्ड बना होगा, आयनिक बॉन्ड। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, है ना, एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूल में दो टाइप के फोर्स लगेंगे, या तो वैन डर वाल्स या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। और ऊपर जो भी दिख रहे होंगे ना, ये सब इंटर एटॉमिक है। ये क्या है, तीनों इंटर एटॉमिक है। मैं इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये तीन जो है ना ऊपर वाले, ये इंटर एटॉमिक है। अब इंटर एटॉमिक जो होगा वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिखेगा अपने को, है ना। तो आयनिक सॉलिड में क्या रहेगा, आयनिक बॉन्ड पता है आपको, एक मेटल और एक नॉन मेटल होना चाहिए, कंडीशन यही था, है ना। तो कंपाउंड देख के आप पता कर सकते हो भाई किसमें किस टाइप का सॉलिड है। NaCl आयनिक रहेगा, MgO आयनिक रहेगा। मेटालिक सॉलिड में मेटल मेटल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग टू आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। एक का मेटल दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, दूसरे का मेटल दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो जहां पे ज्वाइनिंग पॉइंट रहेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन का सी बन जाता है ना। तो उसको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटल मेटल जैसे कॉपर हो गया, आयरन, AgAu, सिर्फ मेटल अगर लिखा रहे ना एलिमेंट्री फॉर्म में तो इसमें क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड होगा। कोवेलेंट होने के लिए कंडीशन क्या था, दो नॉन मेटल, क्या थे, दो नॉन मेटल, है ना। दो नॉन मेटल कहीं पे अगर दिख जाए, या नेटवर्क सॉलिड में क्या होता है, 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट दिखता है अपने को, जैसे डायमंड वगैरह का था, है ना। चेन बनता है, लॉन्ग चेन अगर बने ना तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। हाँ, सब में 3D होता है, वहां लैटिस पॉइंट रहता है, यहाँ पे अरेंजमेंट थोड़ा सा अलग दिखेगा। ठीक है, देन फोर्थ है मेटेलिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम 3 टाइप से डिवाइड कर दिए देते हैं इसको, दो वैन डर वाल्स के बेसिस पे और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे। जैसे आइस हो गया, HF हो गया, अमोनिया हो गया, है ना। इन सब में क्या दिखेगा आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। HF, OH और H, यही तीन थे ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लॉजिक। और वैन डर वाल्स टोटल 5 टाइप के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, है ना। उसमें भी जो स्पेशल कैटेगराइजेशन यहाँ दिखेगा वो एक लंदन डिस्पर्सन फोर्स है ना, जिसको नॉन पोलर की कैटेगरी में रखेंगे। और दूसरा होगा डाइपोल, जहाँ पे चार्ज का जनरेशन होता है ना। तो दो HCl के मॉलिक्यूल्स अगर आपस में अटैच हो रहे हैं, दैट मींस उसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लग रहा होगा। अगर दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल I2 और I2 कंबाइन कर रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, लंदन डिस्पर्सन फोर्स या इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्या था, इंड्यूस्ड डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल, उसी को लंदन डिस्पर्सन फोर्स अपन बोलते हैं। तो ये पूरे चैप्टर में ना हमें यही सॉलिड की बात करनी है लास्ट में, कि कितने क्या क्या सॉलिड है, इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ना। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है सॉलिड स्टेट में पढ़ने से पहले, जब भी कोई भी स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे ना, हर जगह हमें इन्हीं 3-4 पॉइंट की बात करनी है। तो बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहला होता है बेसिस, या इसी को बोलते हैं मोटिव, है ना। क्या बोलते हैं इसको, बेसिस और मोटिव। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी क्रिस्टल में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल जो स्पेस में रिपीट हो रहे हैं, है ना, और क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उन पर्टिकुलर एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को हम बेसिस या फिर मोटिव, है ना। हर जगह क्या दिख रहा है, कहीं पे हो सकता है एक ही टाइप के एटम हर जगह रिपीट हो रहे हैं, कहीं हो सकता है ए और बी दोनों एटम है, ए बी का रिपीटेशन होता हुआ दिखेगा, कहीं पे एबीसी का रिपीटेशन होता हुआ दिखेगा, है ना। तो ये एटम्स के फॉर्म में सिंगल रहे तो एटम्स बोलेंगे, नहीं तो हम क्या बोलेंगे, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स का रिपीटेशन होता है, इसको बोलते हैं बेसिस और मोटिव बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है भाई स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। तो स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस का मीनिंग ये होता है कि अगर कहीं पे किसी भी रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अगर देखेंगे कहीं पे, है ना, इन अ पर्टिकुलर पैटर्न, इस पैटर्न को हम बोल देते हैं स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। रेगुलर 3D arrangement of particles in a particular pattern is known as space lattice और क्रिस्टल लैटिस। बेसिस या मोटिव ये है जिसके बेसिस पे हम क्या करने वाले हैं, सॉलिड को डिफाइन करने वाले, है ना। एटम भी हो सकता है ना, या दो भी हो सकते हैं, तीन भी, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। जहां मॉलिक्यूल रिपीट होगा उसका बेसिस मॉलिक्यूलर पार्ट था,
जहाँ पे सिंगल एटम रिपीट हो रहा है हम क्या बोलेंगे भाई एक एटम के रिपीटेशन से कंपाउंड का स्ट्रक्चर बन रहा है। कहीं पे ए बी का रिपीटेशन हो रहा है तो हम बोलेंगे इसका बेसिस दो एटम का कॉम्बिनेशन। देखिएगा समझना इस पॉइंट को, जैसे मान लो कि ये वो जो स्ट्रक्चर है ना इसको बहुत अच्छे से समझना है। दिख नहीं रहा होगा, देखो ऊपर देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा कि भाई लैटिस और क्रिस्टल में डिफरेंस क्या होता है ना, यही मेरे को समझना। तो लैटिस का मतलब क्या होता है कि पॉइंट का जो फिक्स पैटर्न रहे ना, जो भी पॉइंट दिख रहे हो ना, इन पॉइंट के फिक्स पैटर्न को हम क्या बोल देते हैं, लैटिस बोल देते हैं, है ना। और इस पॉइंट पे ना हम अगर बेसिस ऐड कर देंगे या मोटिफ ऐड कर देंगे ना तो उससे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। पॉइंट का मतलब लैटिस, पॉइंट के 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं, है ना। और इस लैटिस पे बेसिस अगर रख दो, देखना बेसिस हमने क्या बोला था, एटम साइंस या मॉलिक्यूल्स हो सकता है ना। तो ये जो पीछे सर्कल बना हुआ है ना इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, ये बेसिस है, क्या ये बेसिस है ना। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ सिंपल सा कि लैटिस प्लस बेसिस जो होता है ना इसी से क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। लैटिस प्लस बेसिस या मोटिफ जो था ना, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, क्रिस्टल बनता है। तो कहीं कहीं टर्म लिखा रहेगा लैटिस, लैटिस का मतलब हम पॉइंट की बात करेंगे, है ना। हाँ, गोल सर्कल बेसिस है, वही था ना। एटम साइंस या मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बेसिस। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर बनाओगे तो ये आयन के फॉर्म में रहेंगे, मॉलिकुलर सॉलिड बनाएंगे तो ये एटम्स के फॉर्म में रहेंगे ना, मॉलिकुलर फॉर्म में I2Y2। अगर कहीं पे हम कोवैलेंट बनाएंगे तो एक मेटल एक नॉन मेटल दिखेंगे, सॉरी दोनों नॉन मेटल्स दिखेंगे, ठीक है। तो पीछे जो सर्कल बना हुआ है ना उसको बोलते हैं बेसिस या फिर मोटिव बोलते हैं। और पॉइंट जो है ना, पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, लैटिस बोलेंगे, है ना। अब इस लैटिस के जो इंडिविजुअल पॉइंट रहते हैं इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, लैटिस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब क्रिस्टल लैटिस कैसा दिखता है, हमें पहले क्रिस्टल लैटिस बनाना, मैंने तो नॉर्मल बना दिया ऊपर से सर्कल डाल के। हमें उसका 3D फिगर देखना रहता है, क्या देखना भाई, 3D फिगर, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे 3D फिगर बना दिया है, देखिएगा इसी सेम टाइप के अरेंजमेंट है। कैसा दिखता है ये, इस टाइप का दिखेगा। आपको हमेशा आउटर लेयर दिखेंगे, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन वाला टॉपिक है, आपको विजुअलाइज करने पड़ेंगे, है ना। कुछ भी नहीं समझ में आए, जिस रूम में आप बैठे हो ना उस रूम को एक क्यूब मान लेना, है ना। पेपर जब भी होगा आपका किसी न किसी रूम में ही होगा, एंड एडवांस में पूछेगा जब भी ये क्वेश्चन, है ना। या कंप्यूटर में जहाँ पे आप पेपर दे रहे हो वो भी क्या क्यूबिकल मान के चल देना, जब भी कहीं डाउट रहे ना उसी को देख के एनालाइज कर लेना कि कैसे सॉल्व होगा, सब कुछ क्लियर होता जाएगा, है ना। समझना है अपने को, इसी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम क्या बोल देते हैं, लैटिस बोल देते हैं, है ना। अब क्रिस्टल लैटिस के ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। हाँ, हाँ ब्लू वाला जो एटम रखा हो नहीं पॉइंट है, वो लैटिस पॉइंट है, हमने वहां पे एटम नहीं बनाया, शेड किया हुआ है ना, वहां पे रहेगा हर जगह फिक्स है। रेड वाला को हम आगे चल के यूनिट सेल बोल, क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोल। देखिए पॉइंट जो है ना ऐसे समझिएगा, देखिए ये पॉइंट है ना, पॉइंट को अपने बोला लैटिस पॉइंट, दिख रहा है। इस पूरे पॉइंट को बोलते हैं लैटिस, क्या बोलते हैं, लैटिस। इसके ऊपर बेसिस लगा दिया, ये बनेगा क्रिस्टल, है ना। अब ये जो है ना इसमें हम बोलेंगे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है लैटिस पॉइंट को, है ना। और इसका अगर मैं सॉलिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है, मैं ऐसा ना बना के कुछ ऐसा दिखा दिया आपको, ये फील्ड है ना। इसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस। जिसको क्रिस्टल बोलते थे ना, तो एटम का अरेंजमेंट ही मैं थोड़ा सा अलग पैटर्न में यहाँ पे दिखाया हूँ आपको, ठीक है। ज्यादा गोल गोल आकर हर जगह बनाएंगे तो डायग्राम क्या बनेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा आपको, है ना। इसलिए हम थोड़ा सा ऐसा रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये है अपना कंप्लीट को बोलेंगे भाई ये क्रिस्टल लैटिस है, क्या है ये क्रिस्टल लैटिस है। और आगे चल के अभी एक टर्म डिफाइन करेंगे यूनिट सेल, क्या डिफाइन करेंगे, यूनिट सेल, है ना। कि अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर लैटिस के रिपीटेशन से या बेसिक यूनिट के रिपीटेशन से अगर क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होता है तो उस बेसिक यूनिट को क्या बोल देते हैं अपन, यूनिट सेल बोल देते हैं। अब क्रिस्टल लैटिस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, थोड़ा सा इस पर फोकस करना है ना। 1 पॉइंट ईच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस रहेंगे उसको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं क्रिस्टल लैटिस में। हमेशा जो पॉइंट है ना, हम जितने भी डायग्राम आगे देखेंगे ना हर जगह हम एटम तो बनाते नहीं है, एटम बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगा, हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पॉइंट है आपको ये समझना है वहां पे एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है, ठीक है। ये जो पॉइंट होते हैं इन पॉइंट को हम लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट बोलते हैं, ठीक है। जितने भी लैटिस पॉइंट रहेंगे क्रिस्टल में वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं, है ना। कैसे ज्वाइन करोगे आप इसको, स्ट्रेट लाइन से।
है ना। अब जितने भी लैटिस पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो जो ज्योमेट्री अपने को ऑब्टेन होता है ना, उस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है ना। अगर लैटिस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे उससे जो ज्योमेट्री ऑब्टेन होगा, दैट ज्योमेट्री इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। क्लियर है? चलिए देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, यूनिट सेल पे, है ना। अब यूनिट सेल क्या होता है, तो हमें 3D फिगर की रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं इस पूरे चैप्टर में, तो हम हर जगह ना सबसे पहले एक क्यूब की बात करेंगे। क्या किसकी बात करेंगे भाई? क्यूब या क्यूबॉइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे भाई? क्यूब या फिर क्यूबॉइड, है ना। 3D फिगर वाले में चलेगा। जिस टाइप का यूनिट सेल रहेगा हम उसके बेसिस पे इसको डिफाइन करते चलेंगे। तो यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन, है ना, जिसके रिपीटेशन से कंप्लीट क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो जाए या एंटायर लैटिस का फॉर्मेशन हो जाए, उस पर्टिकुलर रिपीटेशन यूनिट को हम यूनिट सेल बोलते हैं, है ना। क्या बोलेंगे भाई? वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिसके रिपीटेशन से कंप्लीट लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन या यूनिट को हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। अब जब भी यूनिट सेल को अपन डिफाइन करेंगे ना, तो यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए टोटल 6 पैरामीटर है ना। ऑलवेज हम यही लेके चलेंगे। ये जो डायरेक्शन है इसको एक्स एक्सिस मानना, ये जो पॉइंट है ना इसको हम क्या मानते हैं? एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस है और ये वाला पॉइंट जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे जो भी एज लेंथ रहेगा क्यूब का या जो भी क्यूबाइड आपने लिया है उसको ए से डिनोट करेंगे, है ना। वाई एक्सिस के लेंथ को, एज लेंथ को बी से डिनोट करते हैं और जेड एक्सिस का जो एज लेंथ है ना उसको हम सी से डिनोट करते हैं। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना। मैं इसको पॉइंट भी मार्क कर देता हूँ। ये देखो, ये है सी अपना, ये रहा अपना ए और ये रहा अपना बी। अब एक्स और वाई एक्सिस के प्लेन में जो एंगल बनेगा ना, इन एंगल को आप ऑलवेज क्या कंसीडर करोगे? अल्फा। क्या लेके चलेंगे? अल्फा, है ना। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना ए और बी के मिड में, इस एंगल को बोलते हैं गामा, और ए और सी के मिड जो एंगल बनेगा इसको बोल देते हैं बीटा, है ना। अल्फा, बीटा, गामा। तो कोई भी जो लैटिस यूनिट सेल बनाएंगे या क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे वो हम इन्हीं 6 पॉइंट के वेरिएशन के बेसिस पे बनाते हैं। कहीं पे हो सकता है एज लेंथ वेरी कर रहा है, कहीं पे क्या बोलेंगे? एंगल में वेरिएशन। कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं है ना। हाँ, ये एज की अलग लिया है ना। जिस एक्सिस पे आपने रखा है ना क्यूब को, एज को, उसी एक्सिस को आपने एक्स। हाँ, ये क्यूब अगर बनाओगे रेगुलर रहेगा तो हम बोलेंगे फिक्स हो जाएगा, है ना। कि आप इरेगुलर भी होता है ना, हम 3D फिगर की बात करेंगे। जैसे मान लो कि आपने क्यूब नहीं लिया है, क्यूब का एंगल क्या होता है? 90 होता है ना। बट अगर उसी में मैं कोई अलग ज्योमेट्री ले लूं जिस ज्योमेट्री में एंगल का वैल्यू चेंज जाए थोड़ा बहुत, तो हमेशा 90 डिग्री पे नहीं रहेगा। वही मैं अभी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा रहा हूँ यूनिट सेल का, है ना। तो कुछ पॉइंट अपने को याद रखने पड़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल पे। इस पॉइंट को मैंने जान के नहीं लिखा था कि ये आपके सामने लिखूं तो आपको याद रहे। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल की अगर बात करें, या एक दो पॉइंट अगर मैं यहीं पे मेंशन लिख कर दूं, है ना, ज्यादा नहीं, एक ही पॉइंट मेरे को बताना है कि ये जो लाइंस रहते हैं ना वो परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकते। तो पहला पॉइंट ये लिखना है, एक ही पॉइंट लिखा देता हूँ, बाकी तो मैंने ऊपर शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। एजेज ऑफ यूनिट सेल मे और मे नोट, मे और मे नोट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, है ना। तो कभी परपेंडिकुलर हो भी सकता है, कहीं पे परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता। ठीक है। अब जितने भी यूनिट सेल है ना उनको हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो नेचर में जितने भी क्रिस्टल का ज्योमेट्री मिला ना उनको हम इन्हीं 3 टाइप के यूनिट सेल के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, है ना। पहला टाइप होता है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव
यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब ये हो गया है ना, दो टाइप के यूनिट सेल की अपन बात करते हैं। प्रिमिटिव में फर्दर हम उसको तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे अलग अलग, है ना। एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा होगा भाई सेंटर्ड यूनिट सेल, या इसको बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव, है ना। दो टाइप के यूनिट सेल रहेंगे। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का डेफिनेशन अपन ये बोलते हैं कि व्हेन पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, व्हेन पार्टिकल्स इन यूनिट सेल when particles in unit cell are present only at corners, है ना। सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहे ना तो इसको बोलते हैं अपन प्रिमिटिव यूनिट सेल, है ना। और अगर मान लो कि कॉर्नर पे नहीं दिखे आपको, कॉर्नर के साथ साथ कहीं ना कहीं सेंटर में भी दिख जाए, है ना, उसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेकेंड है सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, व्हेन पार्टिकल्स इन यूनिट सेल are present when particles in unit cell are present at other position in addition to corner then those arrangement are known as centered unit cell, है ना। तो दो टाइप के यूनिट सेल जनरली देखने को मिला जितने भी लैटिस स्ट्रक्चर बने अपने सॉलिड के। एक में सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट था एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स, दूसरा कॉर्नर के साथ साथ किसी और भी पोजीशन पे भी प्रेजेंट रहेगा, तो उसको बोल देते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं ना? नहीं, बता क्या होता है ना, सब बता। देखिएगा, अब जो सेंटर्ड यूनिट सेल थे ना, इसको फर्दर हम तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। जो सेंटर्ड यूनिट सेल है इसको हम फर्दर कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, तीन पार्ट्स में। देखिएगा, एक है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या होता है कि कहीं पे अगर मान लो कि मैं एक क्यूब ही बनाता हूँ, है ना, एक मैं यहाँ पे क्यूब बना दे रहा हूँ, देखिएगा एक सेकेंड। अब अगर मान लो कि मैं इस क्यूब को ना यहाँ से ज्वाइन कर ले रहा हूँ, तो एक क्यूब के कितने कॉर्नर होते भाई? 8 कॉर्नर होते हैं, रहेंगे ना 8 कॉर्नर। तो जब 8 कॉर्नर के साथ साथ ये मैं कॉर्नर वाले एटम्स को कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ रेड कलर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और सेंटर पे मैं एक और एटम यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। जब अगर मान लो कि कहीं पे कॉर्नर के साथ साथ बॉडी में भी एटम प्रेजेंट रहे ना, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। डेफिनेशन में यही लिखा रहेगा, देखना कि if one constituent particles lie at the center of the body, है ना, of a unit cell in addition to the particles lying at corner, it is called body centered। ठीक है। फेस सेंटर्ड में क्या होगा, तो मैं इसी डायग्राम को कॉपी करके नीचे एक और डायग्राम बना देता हूँ, देखिएगा। अब क्यूब के कितने फेस होते हैं, है ना, थोड़ा सा बेसिक फंडा अपने को याद रखना पड़ेगा। क्यूब के कितने फेस होते हैं टोटल? जहां जिस रूम में बैठे हो उसको देख लेना, एक ऊपर एक नीचे, है ना, एक सामने एक पीछे एक दाएं एक बाएं। फेस 6 होते हैं, फेस 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अगर मान लो कि मैं कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे रहे, अब मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं एक को ही दिखा दे रहा हूँ। देखो एक फेस के सेंटर पे मैंने रख दिया, है ना। इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? एफसीसी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये सारे फेस पे रहेंगे, मैंने एक ही जगह दिखाया, कोई दिक्कत है? दूसरा होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, है ना। क्या होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल? इसका मतलब ये है कि किसी भी क्यूब के दो अपोजिट एंड के सेंटर पे भी ना आपको एटम अगर दिख जाए तो इसको बोलेंगे एंड सेंटर यूनिट सेल। और आप जो बोल रहे थे वो होता है एज
सेंटर यूनिट सेल, है ना। एज का मतलब हम दो एज जो है ना, टोटल कितने एज होते हैं क्योंकि 12, है ना। तो 12 एज के सेंटर पे कहीं रख देंगे ना, सब कुछ विजुअलाइजेशन का फंडा है। कुछ भी नहीं समझ में आया, जिस रूम में आप बैठे हो ना, तो रूम को देख लेना एक बार चारों तरफ घूम के, है ना। कॉर्नर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फेस कितना है? एक सामने, एक पीछे, एक आगे, एक लेफ्ट, एक राइट, एक ऊपर, एक नीचे, 6 होंगे। एज क्या होता है? जो दो कॉर्नर को ज्वाइन करा दे, है ना। एक देखिए वो ऊपर, एक फेस पे कितना एज है? 4, है ना। 2 कोई कॉमन हो जाएगा, है ना। 4 वाले पार्ट जो है ना, ये चारों कॉमन हो जाएंगे, कहीं एक ही बार काउंट करना, है ना। तो 4 4 into 4 करोगे 16, बट एक कॉमन वाला था तो 4 माइनस कर देंगे, 12 हो गया। ठीक है भाई, इसको आपने 2 बार काउंट किया। ये वाला जो कॉर्नर है एज, इसमें भी काउंट हुआ, इसमें भी काउंट हुआ, तो एक ही बार काउंट करेंगे। इसको भी 2 बार काउंट कर लिए तो एक ही बार काउंट करेंगे। उसको भी 2 बार काउंट कर लिए तो एक ही बार काउंट करेंगे। उसको भी 2 बार काउंट किया तो एक ही बार काउंट करेंगे, है ना। इसके बेसिस पे बनाते हैं। तो अगर कहीं पे कोई भी पार्टिकल्स रहे ना, दो अपोजिट एज पे ना, कहीं पे भी एंड सेंटर पे कहीं दिख जाए एटम, तो उसको बोलते हैं अपन क्या? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। मैंने डेफिनेशन यही लिखा है कि if one constituent particle lie at center of any two opposite faces beside the particles lying at the corner, it is known as end center unit cell। तो ये गलत लिख दिया मैंने, है ना। फेस सेंटर वाला ही कॉपी पेस्ट यहाँ पे हो गया है ना। फेस सेंटर का ही डेफिनेशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। देखिए ना भाई, एक सेकेंड, क्या क्या सब में बॉडी सेंटर का ही कर दिया। If one constituent particle lie at the center of any two, एक सेकंड रुक जाओ, नहीं नहीं सही लिखा है ना। If one constituent particle lies at the center of any two opposite faces beside the particles lying at corner, अच्छा एंड सेंटर का मतलब होता है जब दो ही रहे ना, यहाँ पे देखना, है ना। फेस सेंटर का मतलब 6 के 6 पे सही लिखा हुआ है ना, मैं उसी को रिपीट कर दिया था, देखना उसमें क्या लिखा है? लाइज एट सेंटर ऑफ ईच फेस। यहाँ पे क्या लिखा है? सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेस। करेक्ट डेफिनेशन लिखा हुआ है ना। समझिएगा इस पॉइंट को। पहले वाले में डिफरेंस क्या है? इसमें क्या था? कहाँ कहाँ रहना चाहिए? सेंटर ऑफ बॉडी, और इसके साथ साथ कहाँ पे रहना चाहिए भाई? कॉर्नर, है ना। इसमें क्या था? सेंटर ऑफ ईच फेस, और साथ में कहाँ पे रहना चाहिए? कॉर्नर पे रहना चाहिए। अगर आप एंड सेंटर का देखोगे ना डेफिनेशन, तो क्या लिखा हुआ भाई? सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस, है ना। तो मान लो कि दो अपोजिट, टोटल 6 फेसेस थे, है ना। तो 6 फेसेस में सपोज अगर मान लो मैं ऊपर वाला और नीचे वाला फेस मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ आपको, देखना डायग्राम में। ये कलर अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। देखो ये ऊपर का फेस, एक ही नीचे का फेस है। इस पे अगर मैं एटम प्लेस कर दूं ना, विद एडिशन टू कॉर्नर, देखना एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसको बोल देते हैं अपन एंड सेंटर्ड यूनिट। क्या बोल देंगे इसको? एंड सेंटर। एनी टू अपोजिट फेसेस, मतलब क्या बोलेंगे? एनी टू अपोजिट फेसेस, तो इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक बोलते हैं, ठीक है। अब इन यूनिट सेल के बेसिस पे ना, जितने भी स्ट्रक्चर पॉसिबल थे या ज्योमेट्री पॉसिबल था नेचर में। हाँ भाई, किन्हीं का कुछ कंफ्यूजन है क्या? हाँ बोल बोल भाई। सर दोनों अपोजिट फेसेस में ही एटम्स हुए? हाँ, दोनों अपोजिट फेसेस में ऑलवेज होगा, तभी एंड सेंटर्ड बोलेंगे भाई इसको, है ना। हाँ, एट अ टाइम नहीं, हमेशा अपोजिट फेस कितना ले हो सकता है बताओ आप? दोनों अपोजिट फेस के सेंटर में दिखना चाहिए ना। दोनों अपोजिट फेस के सेंटर में रहेगा तभी बोलेंगे एंड सेंटर। हाँ, सेंटर मतलब वो कहीं ओरिजिन से बीच से पास होना चाहिए, और साइड में दोनों एटम देखे, कॉर्नर पे भी रहेगा। और ये जो दो फेस लिए हो ना, सपोज मान लो कि आप आगे और पीछे का फेस ले लिए क्यूब का, है ना। तो ये एटम यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा, बाकी किसी फेस को नहीं दिखेगा। ये दोनों फेस खाली, ये दोनों फेस खाली, ठीक है। ये वाला फंडा लेते हैं। अब जितने भी यूनिट सेल के बेसिस पे ना, हम टोटल 7 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल फॉर्म। वही था, हमने लैटिस बनाया अलग अलग पॉइंट का। हमने क्या बनाया? लैटिस अलग अलग पॉइंट का। लैटिस पॉइंट हमेशा परपेंडिकुलर तो रहेगा नहीं, है ना। कभी बोल सकते हैं क्यूब के शेप में रहा, कभी लैटिस को हम अलग अलग एंगल पे रोटेट करके रख
सकते हैं। पॉइंट ही था, स्पेस में पॉइंट को रखने को क्या बोलते थे? लैटिस पॉइंट बोलते थे, है ना? तो पॉइंट आप कहीं पे भी रख सकते हो, किसी भी एंगल पे रख सकते हो। तो नेचर में जितने भी सॉलिड कंपाउंड है ना, वो भाई इसी 7 टाइप के यूनिट सेल में एग्जिस्ट करते हैं, है ना? नेचर में जितने भी सॉलिड कंपाउंड है वो इन्हीं 7 टाइप्स ऑफ लैटिस में एग्जिस्ट करते हैं, है ना? पहला भाई क्यूबिक। देखिएगा, हर एक यूनिट सेल के वही 6 पैरामीटर, एबीसी और अल्फा बीटा गामा। तो अगर एबीसी इक्वल रहे और अल्फा बीटा गामा 90 रहे तो इसको बोलते हैं अपन क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं भाई? क्यूबिक, है ना? ये मोस्ट सिमेट्रिक था। क्या बोलते हैं इसको? मोस्ट सिमेट्रिक है ना? जहां पे 6 के 6 गड़बड़ हो जाए ना, उसको बोलते हैं मोस्ट अनसिमेट्रिक, है ना? ट्राइक्लिनिक जो रहता है ना, पहले जेईई मेंस में जब ये आता था तो इन तक इस सबसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मोस्ट सिमेट्रिक कौन सा है, मोस्ट अनसिमेट्रिक कौन सा है। अभी एडवांस में मैट्रिक्स मैच भी पूछ सकता है कभी कभार, है ना? थोड़ा इजी क्वेश्चन अगर बनाना है तो, ठीक है? तो मोस्ट अनसिमेट्रिक क्या होता है भाई? ट्राइक्लिनिक है। क्या है भाई? ट्राइक्लिनिक, है ना? ये मैच बॉक्स टाइप का दिख रहा है ना? माचिस के बॉक्स के जैसा दिख रहा नहीं? अच्छा, मोनो, हाँ, मोनो क्लिनिक कहाँ दिख रहा है? हाँ, सब लग रहा होगा बीच में, देख चल रहा देखना। तो क्यूबिक जो होता है ना, ये मोस्ट सिमेट्रिक था। एबीसी या अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, है ना? थोड़ा सा अलग अलग एंगल पे रख के देखेंगे अपन, सब एंगल का ही फंडा है। आप अगर सीधा रख दोगे तो लगेगा क्यूबॉइड, है ना? दूसरा है भाई रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में डिफरेंस क्या आया? अल्फा बीटा गामा सबके सब 19 पे नहीं होते, है ना? एबीसी इक्वल था बट अल्फा बीटा गामा 90 पे नहीं है ना? इसका और डिटेल में भी एक्सप्लेनेशन रहेगा, अभी देखेंगे अपन। हेक्सागोनल में तीनों लेंथ सेम नहीं होते। ए इक्वल्स टू बी होता है बट सी जो है वो डिफर कर रहा था। सी क्या था? ये वाला, है ना? एबीसी जो नाम दिए थे ना, वो याद रखना अपने को। ए क्या था? एक्स एक्सिस, है ना? बी क्या था? वाई एक्सिस। सी क्या था? जेड एक्सिस, है ना? तो सी इक्वल दे रहा है। अब मैंने जो डायग्राम बनाया घुमा के थोड़ा बहुत बनाया है, आपको डायग्राम में थोड़ा बहुत फील आना चाहिए, दिखना चाहिए। छोटे वाले दो को अपन ने ए भी ले लिया, बड़े वाले को सी ले लिया, ठीक है? चौथा होता है भाई टेट्रागोनल, है ना? तो टेट्रागोनल में ए बी डज नॉट इक्वल्स टू सी, है ना? और ए अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या हो गया ये? 90 डिग्री हो गया। इसको बोलेंगे अपन टेट्रागोनल ज्योमेट्री। नीचे क्या दिख रहा होगा भाई आपको? ऑर्थोरोम्बिक। क्या दिखा? ऑर्थोरोम्बिक, है ना? अल्फा ए डज नॉट इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी, इसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। जहां पे अल्फा बीटा का 90 रहे, सॉरी अल्फा और गामा 90 रहे, बीटा 90 नहीं रहे, इसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक। और एक है अपना ट्रायंगल। तो टोटल 7 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री पॉसिबल होते हैं। काजू कतली के जैसा क्या होता है? अच्छा, हेक्सागोनल। तो ये रहता है भाई, टोटल 7 टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री है जिनका सॉलिड स्टेट रहेगा। अब ना इन 7 को ना हम ये बोलेंगे भाई, इन ये जो 7 है ना, इसको भी हम डिवाइड करते हैं किसमें? एक तो सबका प्रिमिटिव रहेगा, एक तो सब में प्रिमिटिव रहेगा, है ना? मतलब जिसमें कॉर्नर पे थे। प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल थे, इसको बोला। नाम याद रखना है, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। और बाकी क्या थे? सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कुछ कुछ ज्योमेट्री ऐसे थे जिसके सेंटर्ड वाले भी पॉसिबल होते हैं। और सेंटर में किसी का फेस सेंटर मिलेगा, किसी का बॉडी सेंटर्ड भी एग्जिस्ट करता है। तो उसके बेसिस पे ना ये 7 ज्योमेट्री जो थे, इनको हम टोटल 14 पॉसिबल क्रिस्टल लैटिस में डिवाइड कर देते हैं। और इन 14 क्रिस्टल लैटिस को हम ब्राइवेस लैटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्राइवेस लैटिस, है ना? तो ये भी क्वेश्चन पहले बहुत पीवाईक्यू देखोगे ना, पुराने पीवाईक्यू तो बहुत बार पूछा गया है कि भाई कितने ब्राइवेस लैटिस होते हैं? आप क्या बोलोगे? 14 ब्राइवेस लैटिस होते हैं, है ना? अब इस 14 ब्राइवेस लैटिस में कैसे कैसे आता है, तो ये जो ऊपर मैंने 7 पार्ट्स आपको बताया ना, उसका इंडिविजुअल कैटेगराइजेशन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि जैसे क्यूबिक था। क्या था भाई? पहला क्या था? क्यूबिक था। तो क्यूबिक के केस में ना 3 टाइप ऑफ लैटिस पॉसिबल होता है ना? क्यूबिक के केस में 3 टाइप ऑफ लैटिस पॉसिबल होता है। फर्स्ट है प्रिमिटिव और सिंपल। फर्स्ट क्या दिख रहा होगा आपको? प्रिमिटिव और सिंपल। और इसका बॉडी सेंटर भी होता है और फेस सेंटर भी होता है ना? तो क्यूबिक के 3 ज्योमेट्री रहेंगे, एक कॉर्नर वाले, सिर्फ कॉर्नर वाले, है ना? दूसरा क्या होगा? बीसीसी। तीसरा क्या होगा? एफसीसी, है ना? क्यूबिक में एंगल हमेशा क्या रहता है भाई? 90 डिग्री। क्या रहेगा? 90 डिग्री। तो मैंने ये 3 डायग्राम भी यहाँ पे बना दिए हैं ताकि आपको देखने में कोई भी टेंशन ना हो, है ना? पहला दिख रहा है प्रिमिटिव और सिंपल, थोड़ा सा फील आएगा डायग्राम देख के, है ना?
इसलिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डायग्राम डाला गया है कि जब तक आप इसको समझोगे नहीं डायग्राम को ना, तब तक क्वेश्चन में ये पूछ लेता, आगे चल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, बोलेगा भाई ऐसे सेंटर्स के रिस्पेक्ट में जितने भी एटम थे सबको निकाल दो, देन फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना। कहीं पे बोलेगा फेस सेंटर्ड का 50% एटम को निकाल दो, कहीं पे बोलेगा बॉडी सेंटर्ड के भी, बॉडी डायगोनल के लोग जितने भी एटम है उसको निकाल दो, फॉर्मूला क्या बचेगा। फेस डायगोनल के जो भी एटम है उसको निकाल दो, फॉर्मूला क्या बनेगा, है ना। इस टाइप के बच्चों वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो क्यूबिक के 3 ही ज्योमेट्री पॉसिबल होते हैं। पहला दिख रहा होगा प्रिमिटिव और सिंपल, मतलब सिर्फ एटम कहाँ रहेंगे, कॉर्नर पे। देखना, सिर्फ एटम कहाँ दिखा, कॉर्नर पे दिख रहा है ना भाई। जहां सिर्फ कॉर्नर दिखे ना, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव और सिंपल बोलते हैं। अब ये जो था ना बॉडी सेंटर, समझ में आ रहा होगा, ये है बॉडी सेंटर। क्या है भाई, ये बॉडी सेंटर। अगर फेस के कॉर्नर के साथ साथ बॉडी पे दिखे ना, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। अब क्वेश्चन आगे आएगा कि भाई कितने बॉडी डायगोनल हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे आगे, कितने बॉडी डायगोनल। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, है ना। बॉडी डायगोनल का मतलब कॉर्नर और बॉडी दोनों से पास होने चाहिए। बॉडी डायगोनल का मतलब कॉर्नर और बॉडी दोनों से पास। दो कॉर्नर और एक बॉडी के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल, है ना। दो कॉर्नर और एक बॉडी के कॉम्बिनेशन से जो भी लाइन पास होगा ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, बॉडी डायगोनल बोलने वाले, है ना। तो एक आपको इधर लाइन दिख रहा होगा, ये बॉडी डायगोनल बोल सकते हैं भाई। देखना, एक इधर वाला जो पॉइंट दिख रहा होगा, ये भी बॉडी डायगोनल है। पीछे से ये डॉटेड लाइन थोड़ा सा आता हुआ दिख रहा होगा, देखा ना भाई। एक इसके सामने वाला लाइन जो होगा वो भी बॉडी डायगोनल बना रही है ना। और एक ये वाला जो लाइन है, ये बॉडी डायगोनल बना रहा है। कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं है ना भाई। तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड के लिए जो फंडा मैंने बताया, हर एक फेस के सेंटर पे दिख रहे होंगे, है ना। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा फील आए। ये व्हाइट मेरे को लग रहा है, ये दिख रहा है भाई ऑनलाइन बच्चे, थोड़ा सा दिख रहा है ना। या मैं इसको ये पॉइंटर का यूज कर देता हूँ, पॉइंटर में सही दिखेगा। ये है एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, है ना। ये 4 फेस। अब यहाँ पे तो आगे पीछे को तो दिखा नहीं सकते भाई, है ना। तो आगे पीछे वाले को मैंने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, देखना, है ना। एक आगे है और एक पीछे है। 2 एटम को मैंने बीच में रख दिया, एक ऊपर एक नीचे, है ना। कहाँ रख दिया भाई, एक ऊपर और एक नीचे। एक ऊपर और एक नीचे एटम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पीछे के फेस पे, एक सामने के फेस पे। कोई दिक्कत है भाई। तो फेस सेंटर्ड में कितने एटम रहेंगे, टोटल 6 फेस थे, तो 6 फेस पे अपन ने एक एक एटम यहाँ पे बना दिया, 4 5 6, है ना। अब क्वेश्चन पूछेगा भाई फेस डायगोनल कितने होते हैं। तो आप ये याद रखना कि एक फेस के रिस्पेक्ट में चलना। एक फेस पे कितने फेस डायगोनल आप ड्रॉ करोगे, 2। कितने ड्रॉ करोगे, 2, है ना। फेस डायगोनल का मतलब लाइन कहाँ से पास होने चाहिए, फेस सेंटर्ड के एटम और 2 कॉर्नर से, है ना भाई। तो एक फेस पे 2 अपन ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ कॉमन तो आएगा नहीं यहाँ पे, कोई कॉमन तो पार्ट आएगा नहीं। ऊपर में भी 2, नीचे भी 2, तो हर जगह नंबर ऑफ फेस डायगोनल की भी बात प्लान है। कोई दिक्कत है ना। आगे चल के मैं इस पॉइंट को एक जगह लिखाऊंगा आपको, है ना, टेंशन नहीं लेना। मैं डायग्राम में समझाना थोड़ा सा आसान था, इसलिए यहाँ पे देख लिया। सेकेंड जो ज्योमेट्री था ना, इसको बोला अपने टेट्रागोनल लैटिस। क्या बोला भाई, टेट्रागोनल लैटिस। तो टेट्रागोनल लैटिस में ना 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है। नेचर में यही दोनों मिला है ना। आप बोलोगे 2 ही क्यों पॉसिबल है, फेस पे भी बना दो। बट नेचर में जितने क्रिस्टल है ना, हम उन्हीं के स्टडी के बेसिस पे ये ब्राइबिस लैटिस की बात करते हैं, है ना। तो टेट्रागोनल में 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है, या तो प्रिमिटिव मिलेगा या फिर बॉडी सेंटर्ड मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, प्रिमिटिव या बॉडी सेंटर। प्रिमिटिव मतलब कॉर्नर पे, बॉडी सेंटर मतलब कहाँ रहेगा, एक बॉडी पे भी रहना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं ना। चल, अब इसमें क्या डिफरेंस रहता है, तो लेंथ अलग रहेगा और एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इन सबका जो एक फाइनल टेबल है ना, वो आगे लिखा हुआ है, टेबल इंसर्ट किया हुआ है यहाँ पे, है ना, एनसीईआरटी का टेबल। तो उसके अकॉर्डिंग टू ना आप इस डायग्राम को एक बार में समझ सकते हो, है ना। अभी मैं डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो ये पॉइंट बस आपको याद रखने चाहिए। तीसरा होता है ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में ना चारों ज्योमेट्री मिलता है ना। पूछा जाएगा भाई कहाँ कौन ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें चारों ज्योमेट्री पॉसिबल थे, 4 टाइप के यूनिट सेल मिलते हैं। तो आप था 4 भाई, एक प्रिमिटिव, एक क्या था, प्रिमिटिव क्या दिखा, सिर्फ कॉर्नर पे, है ना। अब देखना यहाँ पे एंड सेंटर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिखा भाई, 2 अपोजिट एंड के सेंटर पे एटम देखिए, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एंड सेंटर। क्या बोलते हैं भाई, एंड सेंटर, है ना। तो ऑर्थोरोम्बिक में एक प्रिमिटिव होता है, एंड सेंटर भी मिलता है, बॉडी सेंटर भी मिलता है और फेस सेंटर भी मिलता है। फिर से वही मैं इतनी बार डायग्राम में पॉइंट लिया हूँ कि आपको फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल याद हो जाए, ठीक है भाई। ऑर्थोरोम्बिक में कोई दिक्कत,
क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, कौन सा ज्योमेट्री ऐसा है जिसमें ऑल टाइप ऑफ यूनिट सेल एग्जिस्ट करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। नेक्स्ट है भाई मोनोक्लिनिक। अब मोनोक्लिनिक का जो वैल्यू है ना भाई, इसमें हमें दो टाइप की ज्योमेट्री मिलते हैं, एक प्रिमिटिव मिला, स्क्रीन फ्रीज हो गया, ऑनलाइन बच्चे स्क्रीन फ्रीज हुआ है, एक सेकंड वेट करिएगा आप लोग, आ जाए यार। हाँ देखना, तो मोनोक्लिनिक में दो ही दिख रहा होगा आपको, एक प्रिमिटिव है और एक एंड सेंटर है। क्या दिखा, एंड सेंटर। एंड सेंटर मतलब दो अपोजिट फेस के सेंटर पे एक एक एटम दिख रहा है, और प्रिमिटिव मतलब वनली कॉर्नर का एटम दिखे। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आप लोगों का? नेक्स्ट था अपना हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल में ना एक ही ज्योमेट्री मिलता है अपने को, है ना, और वो क्या था भाई, प्रिमिटिव था। हेक्सागोनल लैटिस में क्या दिख रहा होगा आपको, प्रिमिटिव दिख रहा है। क्या दिखा अपने को, प्रिमिटिव दिखा। रोम्बोहेड्रल एक ही टाइप की ज्योमेट्री मिलते हैं, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कॉमन है, रहेगा ही रहेगा, है ना। नेक्स्ट है अपना ट्रायक्लिनिक। ट्रायक्लिनिक में भी एक ही ज्योमेट्री मिलता है, दैट वन प्रिमिटिव, है ना। तो ये टोटल 7 थे। 7 को अपन ने कैसे डिवाइड किया देखना, क्यूबिक के 3 थे, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। क्यूबिक के कितने थे, 3 पढ़े था, है ना। देन रोम्बोहेड्रल के कितने पढ़े, रोम्बोहेड्रल के एक ही थे ना, अभी पढ़ा भाई। ट्रायक्लिनिक के एक, है ना। हेक्सागोनल के एक ही, ऊपर ही लिखा हुआ, हेक्सागोनल के एक ही थे, है ना। तो इन सारे पॉइंट को ना मैं यहाँ पे लिख दिया, देखना। एक लैटिस, टाइप, एज लेंथ, फिर से स्क्रीन फ्रीज हुआ, एक सेकंड वेट करना, दिख गया होगा आपको, है ना। तो आप लोगों को डायग्राम याद नहीं रखने हैं, डायग्राम याद नहीं रखने हैं, बस मीनिंग पता होना चाहिए। देखना, क्यूबिक के 3 थे, है ना भाई, टोटल 14 देखेंगे। क्यूबिक के 3, टेट्रागोनल के 2, ऑर्थोरोम्बिक के 4। तो ऑर्थोरोम्बिक के 4 होते हैं। पूछा जाए कि कौन सा ऐसा क्रिस्टल ज्योमेट्री है जिसमें चारों टाइप के यूनिट सेल मिलते हैं, आप आंसर क्या बोलोगे, ऑर्थोरोम्बिक। आंसर इज ऑर्थोरोम्बिक। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, नहीं ना। एग्जाम्पल अपने को याद नहीं रखने हैं, एग्जाम्पल जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, कोई नहीं पूछेगा एग्जाम्पल, है ना, क्या क्या होता है। तो एग्जाम्पल वाला अपने को याद नहीं रखना है जस्ट। और क्यूबिक वगैरह में ना 3 होते हैं, बस ये याद रखना, क्यूबिक 3 थे, ऑर्थोरोम्बिक 4 थे। जहां एक एक वाले हैं वो तो पता ही है आपको, है ना। जिसमें 2 है, जिसमें 2 बना था, उसमें एक जगह बस कंफ्यूजन होगा, एंड सेंटर 2 जगह था, है ना। एंड सेंटर 3 to 5 और 9, 9 to 11, 13 और 14। एंड सेंटर एक में था, एक में बॉडी सेंटर था। कोई भी एक याद रखोगे ना तो दूसरा क्या याद रहेगा आपको, एक में एंड सेंटर था, एक में बॉडी सेंटर। ठीक है, ये 14 टाइप ऑफ ब्रेविस लैटिस है, ये अपन ने यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक है भाई, ये एग्जाम्पल आपको याद नहीं रखने, है ना, डायग्राम भी याद नहीं रखने, जस्ट ये टेबल जो है ना, टेबल में किसके चारों मिलते हैं, किसके 3 मिलते हैं, ये थोड़ा सा बस आइडिया रखना, है ना, आगे काम आएगा अपना, आगे काम आएगा। अब देखना, नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे अपन ने ये पढ़ लिया कि यूनिट सेल क्या होता है ना। एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा आपसे कि जो यूनिट सेल बना है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, है ना, कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेंगे इन यूनिट सेल में। तो ये भी थोड़ा सा एक विजुअलाइजेशन का टॉपिक है, समझना है इस पॉइंट का, है ना। मेरे को जो सबसे सुटेबल डायग्राम दिखा ना, मैं वो डायग्राम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके डाला हूँ, दिखना भाई, है ना। अब देखना, जब भी अपन सॉलिड बनाते हैं तो अभी तक जो भी मैंने लैटिस पॉइंट के थ्रू एक्सप्लेन किया था कंसेप्ट को, है ना, तो ऐसा खाली खाली लैटिस तो बनेगा नहीं। सॉलिड, सॉलिड क्या रहता है, बहुत सारा फील्ड रहता है भाई, है ना, नहीं तो फिर सॉलिड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो जो एक्चुअल ज्योमेट्री दिखता है वो कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता रहेगा आपको, कि जो कॉर्नर पे एटम है ना, सिंपल क्यूबिक में हम एटम कैसा बनाएंगे, ये अपना लैटिस था, ये क्या था अपना लैटिस, ये मैं क्या बनाया हूँ, इसका क्रिस्टल बनाया। समझ में आ गया, देखना, ये पॉइंट को, सिर्फ पॉइंट को क्या बोलते थे, लैटिस पॉइंट बोलते थे ना, या स्पेस लैटिस बोल देते थे। इस पे जब बेसिस या मोटिफ ऐड करोगे तो ये क्रिस्टल बनेगा, है ना। तो देखना, यही पॉइंट है कि जब मैंने इन सारे पॉइंट को यहाँ पे प्लेस किया, तो ये जो कॉर्नर के एटम थे ना, अब स्फीयर है भाई, एक क्यूब के अंदर हम 8 स्फीयर रख रहे हैं, तो स्फीयर आपस में टच होते हैं, क्या होते हैं भाई, स्फीयर आपस में टच। सॉलिड मतलब एटम बहुत पास रहेंगे, है ना, दूर नहीं है कि गैप खाली रहेगा। तो एटम को हम पास रखेंगे तो एटम आपस में टच हो रहे हैं,
है ना। तो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में ना हो सकता है कि पूरा एटम बॉडी सेंटर अगर बीच में है तो वो पूरा रहेगा, है ना। पर जो कॉर्नर वाले एटम है वो कंप्लीट कंबाइन नहीं करते पर्टिकुलर यूनिट से, है ना। कैसे, थोड़ा सा लॉजिक समझते हैं। तो जब हम इस पॉइंट को ऐड करेंगे ना तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है ना। ये मेरा स्ट्रक्चर है ना, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। समझिएगा इस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि जब सिंपल क्यूबिक रहे और सिंपल क्यूबिक पे अगर आपने एटम को प्लेस किया है, अगर सिंपल क्यूबिक है, सिंपल क्यूबिक पे आपने एटम को प्लेस किया है, तो कॉर्नर वाले एटम जो है ना वो कंप्लीटली पार्टिसिपेट नहीं करते, नहीं कर रहे ना। अब इनका कंट्रीब्यूशन कैसे कितना होता है ये समझने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इस एटम को ढक के देखते हैं। देखना ये वाला जो एटम है ना, इस एटम को थोड़ा सा ढक के देखते हैं। तो इस वाले पोर्शन को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। देखना इस वाले पोर्शन को अगर मेरे को कंप्लीटली बाहर से देखने पे ना दिखे, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, एक तो क्यूब इधर से लगाना पड़ेगा। लगा दे, कलर नहीं दिख रहा होगा, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। ये देखना, ये आया लेटा। देखो मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ, मैं थोड़ा नॉर्मल ही यूज कर लेता हूँ। देखिए हमारा जो ये है ना, इस एटम को ढकना है भाई, है ना। आप कहाँ सामने से देख रहे हो, सामने से देख रहे हो। तो ये एटम आपको कब नहीं दिखेगा, जब आप यहाँ पे भी एक क्यूब लगा दो। 3D फिगर बनाता हूँ थोड़ा सा, देखना एक ऐसा बनाने क्यूब, इसके ऊपर भी एक क्यूब रखना पड़ेगा अपने को, और एक ये जो रखे थे ना इसके ऊपर भी क्यूब रखना पड़ेगा, है ना। और ये जो पार्ट था ना, इस पार्ट को इसके आगे रिपीट कर दो। क्या कर दो आप, आगे रिपीट कर दो। आगे मैंने शायद डायग्राम में भी दिखाया, देखना ये। एक सेकेंड वेट करिएगा, नेक्स्ट पेज पे भी मैं मूव करा दिया हूँ, अभी दिखेगा नहीं आपको। देखिए भाई स्लो है, ये देखो, अब देखा, देखा भाई, देखना। तो इस क्यूब के कॉर्नर पे जो था ना एटम, मैंने एक कॉर्नर का एटम लिया। ये जो सेंटर वाला था ना वो एक क्यूब का, इसमें टोटल 8 क्यूब दिख रहे थे आपको, दिखा भाई। उस कॉर्नर के एटम को ढकने के लिए ना मेरे को कितने क्यूब का रिक्वायरमेंट पड़ा, 8 क्यूब का रिक्वायरमेंट, 7 अलग, 7 डिफरेंट क्यूब, है ना। 4 मैंने कहा बनाए हैं, एक लाइन, है ना, एक लाइन क्या था 4, उसके ऊपर 4 रख दिए, और जहां पे चारों क्यूब आपस में ज्वाइन कर रहे थे ना वहां पे एटम रखा, है ना। तो आप ऐसे याद रखते हैं कि जब भी अगर कॉर्नर पे एटम रहे ना तो वो आपको तभी नहीं दिखेगा जब उस क्यूब पे ना टोटल 8 एटम बीच में कहीं सेंटर पे रखती है ना। तो उसको बीच में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीछे क्यूब लगाए, है ना, एक साइड में क्यूब लगाए, दो क्यूब ऊपर में रख दिए 4, है ना, तभी आपको एटम नहीं दिखने वाला। तो कॉर्नर का एटम का कंट्रीब्यूशन ना हमेशा 1/8 है। जितना क्यूब उसको ढकने में यूज हो रहा है ना भाई, कॉर्नर कितने थे, 8 थे, कॉर्नर कितने थे, 8 थे, और 8 के 8 क्यूब रखने से ना वो एटम गायब हो गया। 8 के 8 क्यूब रखने से वो एटम आपको नहीं दिख रहा था। तो कॉर्नर पे रखा हुआ एटम का कंट्रीब्यूशन हम क्या बोलेंगे, 8 कॉर्नर था ना भाई, यही था ना, 1/8 क्या रहेगा, 1/8। मतलब एक एटम को कंप्लीटली विजिबल नहीं रहने के लिए हमें कम से कम 8 क्यूब का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। मतलब जब हम 8 क्यूब रखेंगे ना तभी हम उस एटम को नहीं देख पाएंगे, है ना। तो एक ये नॉर्मल फंडा अपन यूज करेंगे कि जब भी अगर कॉर्नर पे एटम रखा ना तो कॉर्नर के एटम का कंट्रीब्यूशन ऑलवेज 1/8 है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। सेकेंड जो डायग्राम है ना, ये भाई फेस का सेंटर है। फेस के एटम को ढकने के लिए क्या चाहिए होगा आपको भाई, फेस के सेंटर पे एक साइड में क्यूब लगा दो। फेस का मतलब एक कहीं पे एक क्यूब लगा दीजिए, है ना, क्यूब लगाते ही वो ढक जाएगा पूरा, है ना। तो फेस के एटम को ढकने के लिए मेरे को क्या चाहिए, कम से कम 2 क्यूब का रिक्वायरमेंट है ना। तो एक में हाफ है, दूसरे में हाफ है, तो फेस सेंटर पे जब भी एटम रहा इसका कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत। अगर बॉडी में रखा हुआ है तो बॉडी में भाई 100% रहेगा, बॉडी में 100% रहेगा, बॉडी में कंट्रीब्यूशन ऑलवेज 100%, है ना। तो हमें ये लॉजिक का यूज करना है पूरे न्यूमेरिकल्स अप्रोच में। जब भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अब इस लॉजिक को ना आप यहाँ पे देखो, इस फिगर के अकॉर्डिंग तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा कि अगर मान लो कहीं सिंपल क्यूबिक बोले ना तो सिंपल क्यूबिक में हम तो लैटिस पॉइंट ही ड्रॉ करेंगे, हम हर बार क्या ड्रॉ करेंगे, लैटिस पॉइंट। बट एक्चुअल जो क्रिस्टल दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखने वाला। क्रिस्टल कैसा दिखता है भाई, कुछ नीचे जो पॉइंट मैंने बनाया है ना ऐसा क्रिस्टल दिखता है ना। तो सिंपल क्यूबिक का मतलब ये था कि जब कहीं एटम कहाँ पे रहे भाई, वनली कॉर्नर पे रहे, कहाँ रहे भाई, वनली कॉर्नर पे रहे, तो वो क्रिस्टल ऐसा दिखता है सॉलिड स्टेट में। अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक रहे तो अपोजिट टोटल 6 फेस थे, फेस के सेंटर पे भी एटम रखा हुआ है ना। तो डिफरेंस क्या दिखा, इसके मिड में ना कहीं पे आपको एक एटम दिख रहा होगा, आधा एटम इधर दिख रहा होगा, आधा एटम यहाँ पे दिख रहा होगा,
है ना। तो कॉर्नर के बीच में अगर आप एटम रखोगे तो बहुत सारे एटम इसको टच कर रहे हैं। अभी यहाँ पे ज्यादा जगह खाली था, देखा भाई, कॉर्नर पे एटम का जगह ज्यादा खाली अभी दिख रहा है ना, कॉर्नर कॉर्नर वाले एटम टच कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने एक और एटम प्लेस कर दिया फेस के सेंटर पे, थोड़ा ज्यादा फील्ड होता है। बॉडी सेंटर क्यूबिक में आपने बॉडी में पूरा एटम रखा, उसका कंट्रीब्यूशन 100% है। कॉर्नर वाला एटम अभी इसी तरीके से रहेगा, गैप थोड़ा ज्यादा, कोई दिक्कत। तो जो एक्चुअल सॉलिड रहता है ना, वो थोड़ा सा ऐसा दिखता है, हमें थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। आई थिंक इस डायग्राम से आपका विजुअलाइजेशन हो रहा होगा। ये विजुअलाइजेशन कर पा रहे हो? सिंपल समझना, क्यूब है, कॉर्नर पे रखा रहे तो 8 ही एटम रख सकते हैं और कुछ रख नहीं सकते हैं। उस एटम को ढकने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमें 8 चाहिए होगा कम से कम, है ना। ये फंडा लेके अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? अब ये जो नंबर ऑफ एटम्स है ना, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल की अगर बात करें, प्रिमिटिव का मतलब क्या था कार्तिक भाई, जब कॉर्नर पे रहे, कहाँ रहे, कॉर्नर पे, सिर्फ कॉर्नर पे, है ना। तो सिर्फ कॉर्नर के लिए मैंने फंडा ये समझाया आपको, अच्छा पेज आने दीजिए। कॉर्नर पे एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है ना। इस कॉर्नर पे वो कुछ कर रहे हैं, हिल रहे हैं, देखना। इसका कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन जो होता है ना एटम का, वो 1/8 होता है। अब थे कितने भाई कॉर्नर, थे कितने कॉर्नर, 8 थे कितने कॉर्नर, 8 थे, है ना। तो 8 हर जगह 1/8 1/8 1/8 1/8 कितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे, 8 बार, है ना। तो सिंपल क्यूबिक या फिर हम प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है ना, उसमें एक इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट रहते हैं। कितने एटम रहते हैं भाई, एक ही एटम रहता है ना। 1 एटम इज प्रेजेंट इन प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? इसमें कोई कंफ्यूजन? कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 था, क्यूब के कितने कॉर्नर थे, 8 थे, तो 8 × 1/8 दैट इज